वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय की ब्लॉक 4 में 18th यूनिट कंप्लीट करूँगा और इस यूनिट के बाद जो है एक और यूनिट बचेगा, चैप्टर बचेगा और ये जो विषय है BHIC 101 भारत का इतिहास पार्ट 1 यह खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली 18th चैप्टर जो है वह पर्यावरण के प्रति जो दृष्टिकोण है एंशिएंट इंडिया में जो था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कशन होगा। एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चैप्टर का नाम है, इंग्लिश की जो स्टडी मटेरियल है उसमें। तो बेसिकली अभी तक हमने यह देखा कि जो भी इतिहास हमने जो एंशिएंट इंडिया में देखते हैं, ठीक है, खाना बदोश से लेकर के कृषक समाज में, फिर उसके बाद जनपद, महाजनपद और जो राजाओं का जो संघर्ष शुरू होता है, एक दूसरे से युद्ध करते हैं, फिर वे जो है अपनी जो साम्राज्य को स्थापित करते हैं। तो ये सब हमने एक इतिहास के एक जर्नी के रूप में देखा कि किस प्रकार से जो है एंशिएंट इंडिया में जो है डेवलपमेंट्स और सोसाइटी में चेंजेस होते चले जा रहे थे और किस प्रकार से राजा जो है एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरते हैं। तो बेसिकली समाज पे जो है एक प्रभुत्व स्थापित होता है राजाओं का और साथ ही साथ जो है पुरोहितों का, ठीक है। और समाज में हमने देखा कि जो है स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि कई स्तर पर लोग जो है बट जाते हैं, चाहे वह जाति के ऊपर हो या फिर जो है अमीर गरीब के बीच जो भेद होता है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वह गरीब ही रहते हैं, उनके पास उतना अर्थ नहीं रहता है, अर्थ मतलब कि धन नहीं रहता है। तो यह सब चलता आ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ जो है अब हम यह देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में जो प्रकृति है उसके प्रति लोगों का क्या विचार है, एंशिएंट इंडिया में जो भारतीय का क्या विचार था और इस समय जो है टेक्नोलॉजी साइंस में कितनी पकड़ थी, कहाँ तक जो है एंशिएंट इंडिया में भारतीय जो है वो पहुँचे थे। तो बेसिकली हम बस यही डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस जो थे एंशिएंट टाइम में उनका जो है कितना पकड़ था, एक तरह से कि यह कितने जानकार थे, पर्यावरण को लेकर ये कितने जागरूक थे, ठीक है, विज्ञान को कितनी समझ रखते थे, विज्ञान की इस जो भौतिक वातावरण है उसकी कितनी समझ रखते थे। तो इसी पर जो है यह चैप्टर बेस्ड है और ज़्यादा कुछ इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक क्वेश्चन जो है पूछ लेता है लास्ट के 2 चैप्टर में से। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बताऊंगा वह मोर देन एनफ है और जो भी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा वह जो है गेस्ट पेपर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें जो है टॉपिक वाइज इसमें नोट्स में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है और साथ में जो पाठ के इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है उसके मैं आंसर प्रोवाइड करूँगा क्लास नोट में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि इग्नू मेंटरशिप बैच जो है अभी काफ़ी मैसेजेस हमें आ रहे थे कि सर कुछ डिस्काउंट लेकर के आइए। तो जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस कितने सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो हमने यह ऑफ़र इंट्रोड्यूस किया है कि 799 रुपीज़ में इग्नू का जो मेंटरशिप बैच है यह आपको फेस्टिव सीजन में ये दिवाली तक अवेलेबल है, ठीक है। आप मैं पहले बता दूं कि जो 999 का ये जो बैच है इसमें जो है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, जो मिनिमम प्राइस जो हम रख सकते हैं वो हमने रखा है। आप देखिए क्योंकि यह जो बैच है ये 3 साल के लिए है और इसमें 26 सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको 26 सब्जेक्ट्स के सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व गेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये अपने आप में अगर आप 26 सब्जेक्ट्स देखें तो आप एक सब्जेक्ट्स में अभी जो मैंने BHIC 101 ये कंप्लीट किया है, ठीक है, और इस एक विषय में जो है लगभग 20 चैप्टर हैं। तो आप समझ लीजिए जो एक विषय में 20 चैप्टर तो 26 विषयों में कितने चैप्टर्स होंगे। तो ऑलमोस्ट ये जो है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप देखिए इस मेंटरशिप बैच में जो इग्नू का मेंटरशिप बैच है काफ़ी स्मूथली तरीके से जो है आप अपने BA प्रोग्राम, BA हिस्ट्री ऑनर्स जो है कंप्लीट कर पाएंगे।
डेली बेसिस पे क्लास नोट्स प्रोवाइड होगा, सोल्व असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा आपके सत्र के दौरान, ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे जो है असाइनमेंट्स लिख सके अच्छी राइटिंग में। और साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम से पहले आपको जो है गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपको मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे गेस्ट पेपर खरीदने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं और असाइनमेंट्स खरीदने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, वो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप लोग जो है ना, आप लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए अभी कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे गेस्ट पेपर और ये असाइनमेंट सोल्व असाइनमेंट परचेज किया है, तो आप ये देखिए कि सोल्व असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर में लगभग जो है 550 रुपये से लेकर के 640 रुपये तक के जो है चार्जेस पड़ते हैं 8 सब्जेक्ट्स के, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट्स, और ये लगभग जो है 800 रुपये पे करते हैं असाइनमेंट्स सोल्व असाइनमेंट्स के लिए और गेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो ये टोटल जो है आप देखेंगे 3 सालों में लगभग जो है आप 2000 प्लस पे करते हैं। और वही स्टूडेंट्स जो है बाद में गाइड भी खरीद लेते हैं जो है मार्केट से, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है कि हाँ हमारी जो है तैयारी सही से हुई है, इस विषय में हमको समझ है कि नहीं है, पकड़ है कि नहीं है, तो वे स्टूडेंट जो है दोबारा से गाइड भी खरीद लेते हैं। और गाइड जो है 1 साल अगर आप फर्स्ट ईयर का देखेंगे तो लगभग 1000 रुपये जो है गाइड खरीदने में लगते हैं। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो इग्नू मेंटरशिप बैच है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप जो लेक्चर्स प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, इसके बाद आपको विषय की समझ से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो है आपको मैं जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो PDF मैं दे रहा हूँ, यह मोर देन एनफ है। इसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है इस विषय से संबंधित नॉलेज भी मिल जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको गेस्ट पेपर मिलेगा। उसमें 30 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे, उन्हीं को आपको पढ़ना है और काफ़ी अच्छे से जो है आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 999 का जो बैच है ये अभी ऑफर के तहत जो है 799 रुपीज़ में है, फिर उसके बाद जो है ये वापस जो है 999 में हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, जो इंस्टीट्यूट का ये नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर को पे आप जो है इग्नू से संबंधित किसी भी समस्या के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो है आपके भी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है BA के डिग्री के दौरान, तो हम जो है आपको जो है उससे संबंधित हेल्प प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट के बिहाफ पे हम जो है इग्नू से कांटेक्ट भी करते हैं। तो बेसिकली इसके अलावा और एकलव्य IAS फाउंडेशन बैच जो है, इसमें आपको जो है जुड़ने का मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडी से IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जो है मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करूँगा इसी सेम प्राइस में, इसी बैच के अंदर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इच्छुक है IAS की तैयारी करने के लिए, तो उनको भी जो है मेरी तरफ से जो है सपोर्ट इसी प्राइस में दिया जाएगा। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और या फिर आप केवल BA भी पास करना चाहते हैं और कम मेहनत में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए, आपका हर तरह से जो है बेनिफिट होगा। अधिक जानकारी के लिए अभी भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप जो है इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। पृथ्वी पर मनुष्यों के अस्तित्व के बाद से ही जो है मानव जो है निरंतर पर्यावरण के बारे में जो है सोचता रहा है, ठीक है। और हमारे देश के अंदर जो प्राचीन भारतीय उपलब्धियां थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के, वह जो है सराहनीय है। हमने पर्यावरण के संरक्षण में जो है काफ़ी कुछ कार्य किए हैं। हम बहुत जो है सतर्क रहते थे पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के। जो आप देखेंगे कि भारतीय जो परंपरा है और जो साहित्य है, और ख़ास तौर से जो धार्मिक साहित्य हैं जैसे वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, इसमें बहुत अच्छी तरह से जो है पर्यावरण को से संबंधित जो है आपको अवेयरनेस दिया गया है, ठीक है। आप देखेंगे जो है तुलसी जो है यह एक जो है मेडिसिन प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। कई बीमारियों को और हमारे जो शरीर है उसकी जो है उसको बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए जो तुलसी है वह काफ़ी कारगर है, ठीक है। तो आप देखेंगे तुलसी को जो है देवी के रूप में भी जो है हमारे जो है ग्रंथों में बताया गया है कि तुलसी एक देवी है। तो इस तरह से प्रकृति का जो है देवत्व रूपण किया गया है वेदों में, मनुस्मृति में और कई जो हमारे पास जो साहित्य है
जो धार्मिक साहित्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में जो ये परंपरा रही थी कि प्रकृति को जो है हम देव से जो है, ईश्वर से जो है अलग नहीं समझते हैं, और इनको जो है ईश्वरी जो पूरा जो ब्रह्मांड है उनको ईश्वर का पार्ट माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि कई बार जो है ऐसे कुछ श्लोक भी हैं जिसमें अगर पत्ता भी चाहिए, जैसे कि तुलसी हो गई, या कोई भी आप फल तोड़ रहे हैं किसी पेड़ से, तो आप पहले वंदना करेंगे उस पेड़ का, और फिर उनसे जो है मांगेंगे कि मेरी यह नीड है, मुझे यह फल चाहिए। तो आप वह श्लोक पढ़ करके, वह वंदना करके फिर आप जो है उससे लेंगे। तो इस प्रकार की जो है सोच हुआ करती थी प्राचीन भारतीय समाज में। ठीक है, तो अब जो है हम एक ग्रंथों की बात करेंगे, किस किस ग्रंथ में क्या क्या चीज़ है, जिससे कि क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें साक्ष्य चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले ऋग्वेद है, तो सबसे पुराने ग्रंथ में से है। ऋग्वेद में जो है ऐसी कई सारी ऋचाएँ हैं, एक तरह से स्तुतियाँ हैं, जिसमें जो है शक्तियों की पूजा की गई। किसकी? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की गई है। तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की गई है, और साथ ही साथ जो है जीवन और जो जीव है और प्रकृति है, इसके बीच जो है संबंध को काफ़ी जोर से जो है काफ़ी प्रेशर दे करके समझाया गया है कि अगर प्रकृति ही नहीं रहेगा तो जीव का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि जो WHO है, इन्होंने जो है ये बताया है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे खाद वगैरह डाला जाता है मिट्टी में, खेतों में, तो इस खाद की वजह से जो है यूरिया वगैरह जो है, इसकी वजह से जो उर्वरक क्षमता है धरती की वह कम होती जा रही है, और मोस्टली जो है 100 साइकिल बस फसलें होंगी। तो 100 से एक साल में जो 2 बार फसलें होती हैं, तो यानी कि लगभग 50 साल के बाद जो है जो फर्टिलिटी रेट है, जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वह खत्म होने लगेगी, और फिर दुनिया भर में जो है खाद्य पदार्थों की बहुत कमी आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए कि पहले जो है क्यों पूजा की जाती है, धरती की क्यों पूजा की जाती है। अगर धरती से ही हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा तो फिर जो है हम कितनी भी किसी ईश्वर की पूजा कर ले, ठीक है, मरना ही है फिर सभी को, क्योंकि फिर कुछ बचेगा नहीं खाने के लिए। तो इसलिए जो भारतीय ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें जो है प्रकृति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, उसको ईश्वर से अलग नहीं समझा गया है, उनको देवत्व रूपण दिया गया है, क्योंकि वो देने वाले हैं, वो माध्यम है। जो भी ईश्वर हमें प्रदान करना चाहते हैं वो जो माध्यम के रूप में वो हमें देते हैं। ठीक है, तो ये सब है, थोड़ा सा मैंने बताया आपको। वापस आते हैं कि जो अथर्ववेद है उसमें भी जो है हर्बल पौधों के बारे में काफ़ी कुछ बोला गया है, जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी कुछ जो है इसमें बताया गया है, और ये बाद में जो रिसर्च वगैरह जो मॉडर्न साइंस ने भी जो है इसको प्रूव किया है। जैसे हल्दी हो गया, हल्दी की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको प्रूव किया गया है। तुलसी है, तुलसी पे इतना रिसर्च हुआ और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसने जो है काफ़ी जो है कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित किया साइंटिस्टों को। और ये हमारे ही देश में नहीं, यूनान वगैरह में भी जो है इस तरह की जो है चीज़ें, जैसे हम यूनानी पद्धति की बात करते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति की बात करते हैं, तो पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे वह प्रकृति के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस रखते थे बजाय आज के देखेंगे तो जो है नदियाँ हमारी एकदम जो है मटमैली हो रही है, काला पानी नज़र आएगा। ठीक है, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, आप देखिए। और तो इस तरह से है। धर्मशास्त्र में जैसे मनुस्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गया, और भी कई सारे कानूनी ग्रंथ है जिसमें इसमें ये बताया गया था कि भूमि को किस प्रकार से ये यूज़ करना है, पानी को किस प्रकार से जिम्मेदारी से जो है उपयोग करना है, कई सारे दिशा निर्देश उसमें जो है मेंशन है। ठीक है, जैन और बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें भी जो है जानवरों के प्रति अहिंसा की और करुणा की बात की गई है, और वन्य जीवों से के संबंधित जो है पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में उसमें जो है काफ़ी कुछ बताया गया है। इसी तरह जो अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य है उसमें भी जो है वन्य जीवों के प्रबंधन पर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, शिकार नहीं करना चाहिए, उसको जो विनियमित करना चाहिए, वनों की रक्षा पर जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो वही चाणक्य हैं, कौटिल्य के नाम से उन्हें जाना जाता है, चाणक्य के नाम से जाना जाता है कौटिल्य को। वास्तुकला और नगर नियोजन के पथ पर भी जो है अर्थशास्त्र और मानसारा एक ग्रंथ है, उसमें जो है काफ़ी कुछ दिया गया है। तो
यह सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें जो है प्रकृति का देवत्व रूपण किया गया है। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि जो लोग, जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, देखिए कुछ ही पहले तो ये होता था ना कि सभी लोग इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वे जो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी कि नहीं, आप पीपल के पेड़ की पूजा करना है, तुलसी के पेड़ की पूजा होती है, तो तुलसी विलुप्त नहीं हुई, सबके घरों में लगी हुई है, ठीक है, और जो तुलसी की जितनी प्रजाति हैं आज भी हैं। तो इस प्रकार से देवत्व रूपण का, अगर जो प्रकृति का जो देवत्व रूपण हुआ है, इससे बहुत ही जो है मदद मिली है। लोग पहले पानी, जैसे जल हो गया, जल को देवता, जल देवता हो गया, अग्नि, अग्नि भी जो है देवी है, ठीक है, इस तरह से नदियों की जो पूजा होती है, तो ये सिस्टम देखिए, अब ये कहा जाता है कि नदियों की तो पूजा होती है लेकिन नदियाँ इतनी गंदी है। भाई जब पूजा होती थी तब तो वो पवित्र थी, तब तो वो जो है स्वच्छ थी। बाद में जो सिस्टम, बाद में जो नगर योजना बनी, जो अभी हाल की, तो पूरी कहानी जो इनके नदियों की गंदी होने की पूरी कहानी, वो तो 100, 150, 200 साल पुरानी है, ठीक है। तो जब, और मैं बात कर रहा हूँ हजारों साल पहले की, ठीक है, हजारों साल पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, तो आज से 200 साल पहले नदियाँ जो है बहुत पवित्र हुआ करती थी, स्वच्छ हुआ करती थी, ठीक है। ये तो हमारे देश की दुर्भावना है, दुर्भाग्य है कि जो है हम जो है अंग्रेजों के शासनकाल में बस उन्होंने जो है हमारे यहाँ से धन दौलत जो है उठा उठा करके बस एक तरह से अपने देश में ले गए, और यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना वह बिना प्लानिंग का बना है, ठीक है। देखिए कानपुर में जो है इतनी उपजाऊ जमीन थी, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे फैक्ट्री लगा दिया गया और वो सारी ज़मीन जो है बंजर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो जहाँ पे मतलब बिना प्लानिंग के जो है सिस्टम पे मतलब देश हमारा 100-200 सालों से आगे बढ़ता रहा। तो काफ़ी ये जो टॉपिक है कि प्रकृति के देवत्व रूपण क्या क्या कुछ फ़ायदा हुआ है, तो ये इससे संबंधित प्रश्न भी इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, और मैंने इसे क्लास नोट में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आप देखिए जो गणित है, ठीक है, गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सबसे पहले जो है दशमलव अंक प्रणाली का विकास यहाँ हुआ, शून्य की अवधारणा भी यहीं से दी गई है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे भारतीय गणितज्ञों ने जो है बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति में भी काफ़ी योगदान दिया है। पाई की जो अवधारणा की गणना है बिल्कुल सटीकता से की गई थी, वो आर्यभट्टीय ग्रंथ है, तो इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो प्राचीन भारत में जल विज्ञान भी बहुत जो है अच्छी तरह से विकसित था, ठीक है। इसमें अर्थशास्त्र और मानसार में जो है प्राचीन ग्रंथों के जल प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली के संदर्भ हमें प्राप्त हुए हैं। और विशेषतः जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है परिष्कृत जल भंडारण हमने देखा था, किस प्रकार से हर घरों में जो है कुआं होता था। और इसके अलावा जब हम धोलावीरा जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि धोलावीरा में जो है एक तरह से पानी को जो है एकत्र करने के लिए जो है वहाँ पे तालाब बनाए गए थे, स्टोर करने के लिए, बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पे तालाब बनाए थे, ठीक है। और किस प्रकार से जो है नदियों को जो है जोड़ा करके गया था, नदियों को लेकर के आया गया था शहर तक और वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता था। तो ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग तकनीकों का भी उपयोग करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि जलाशयों हो गए, नहर हो गए, बावड़ियाँ हो गए, इनके निर्माण और उनके जल विज्ञान के बारे में जो है हमको ये समझ में आता है कि कितना ज्ञान था प्राचीन भारत के अंदर, और वे किस प्रकार से जो है कृषि वगैरह किया करते थे और शहरी केंद्रों में पानी की जो पहुँच है उसको सुनिश्चित करते थे। भारत में चिकित्सा के बारे में क्या ही कहिए। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद एक ग्रंथ है, ये पहले ही जो है आयुर्वेद जो है एक कह सकते हैं कि चिकित्सीय ग्रंथ है। तो इसमें चिकित्सा प्रणाली, ये जो चिकित्सा है इसमें प्राचीन प्रणाली लगभग 5000 वर्ष से पुरानी ये प्रणाली है, ठीक है। इसमें स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण है। इसमें शरीर के अंदर जो है 3 दोषों के बारे में बात किया जाता है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये अगर ये संतुलित रहते हैं तो शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और इनके लिए ही जड़ी बूटियाँ, खनिज की जो है व्यवस्था की जाती है। मतलब कुछ कमी हुआ, कुछ रोग हुआ तो उसको दूर करने के लिए जो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह शल्य चिकित्सा, जिसे सर्जरी कहते हैं, ये तकनीक जो है हमारे भारत में बहुत पहले से थी और इसके लिए जो है सुश्रुत को उसका योगदान दिया जाता है। मतलब इनको कहा जाता है कि जो सुश्रुत संहिता थी
इनको सर्जरी का जनक कहा जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है और यह जो है काफ़ी पुरातत्व साक्ष्य के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण संहिता है, जिसने यह बताया कि जो है भारत में चिकित्सा पद्धति बहुत पहले जो है अपने एक अच्छे समझ पे थी, जैसे कि शल्य चिकित्सा होगी, सर्जरी जिसे कहते हैं, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो है इसमें मेंशन किया गया है किस प्रकार से करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि लगभग ये जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ भी टॉपिक नहीं है। और जो लोहे के संदर्भ में, धातु के संदर्भ में जो ज्ञान था प्राचीन भारत में, तो ये मैंने जो है क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है और गेस्ट पेपर में भी मैं इसे जो है क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ये सेशन जो है मैं यहीं पे एंड करूंगा। और यह जो प्रश्न है आई एम श्योर इस प्रश्न का आप आंसर दे पाएंगे, हालांकि जो स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें यह क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा और उसमें यह आंसर मौजूद है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।